Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 20th of December 2021, Monday. Inspiration of the day is never allow a person to tell you no who doesn't have the power to say yes. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Center may not target sharp fiscal correction. As we all know, the center government is going to present the union budget for financial year 23, and before presenting and preparing this budget, all stakeholders, policy makers, strategists, politicians, responsible departments are actually going for pre-budget deliberations, pre-budget negotiation. If you remember the budget speech of financial year 22, you must be knowing that while presenting the financial year 22 budget, union government has set the target for fiscal deficit of 6.8% of nominal gross domestic product, that is nominal GDP, against the 21 revised estimates of 9.5%, जो कि पैंडेमिक की फर्स्ट वेव का फाइनेंशियल ईयर था. तो हम ये कह सकते हैं कि इस करंट ईयर के लिए जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था दैट वाज 6.8% ऑफ जीडीपी, और फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो टारगेट था, जिस ईयर में इंडिया में फर्स्ट टाइम कोविड-19 की वेव आई थी, एट दैट टाइम द फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स वर 9.5%. तो ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत स्टीप करेक्शन किया गया था फाइनेंशियल ईयर 22 में. 9.5 से सीधे 6.8% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था. इट मीन्स गवर्नमेंट ने फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करी थी. बट जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 उसका जो बजट है उसमें ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा है कि दैट्स यूनियन गवर्नमेंट विल गो फॉर एनी शॉर्ट ऑफ फिजिकल करेक्शन इन द अपकमिंग यूनियन बजट. तो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं बजट मेकिंग प्रोसेस में, जो टॉप बजट मेकर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें गवर्नमेंट ऐसे शार्प फिजिकल करेक्शन पे नहीं जाएगी. जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट एंटिसिपेट किया जा रहा है वो 6.5 से 6.8% तक का ही किया जा रहा है. इट मीन्स बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं करेगी फिजिकल डेफिसिट को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट इस बार. अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों नहीं होगा, वाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग शार्प फिजिकल करेक्शन. So there are basically two factors that are responsible for it. First, center is unlikely to meet this year fiscal deficit target. और पिछले साल का भी फिजिकल डेफिसिट रिवाइज किया गया था. जो एक्चुअल ओरिजिनल बजट एस्टिमेट था वो गवर्नमेंट नहीं अचीव कर पाई थी 21 में, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. 22 में जो 6.8 का टारगेट रखा गया था, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये टारगेट भी गवर्नमेंट इस बार अचीव नहीं कर पाएगी ड्यू टू हायर एक्सपेंडिचर बर्डन एंड ऑल्सो द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 1.75 ट्रिलियन दैट इज हार्डली गोइंग टू बी रियलाइज्ड. तो सेकेंड वेव की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है. दूसरा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था शायद ही गवर्नमेंट उसको अचीव कर पाए. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो फिजिकल डेफिसिट का इस साल के लिए रखा गया वो भी 6.8% का, वो टारगेट भी गवर्नमेंट इस बार अचीव नहीं कर पाएगी. दूसरा रीज़न, प्री पैंडमिक मीडियम टर्म फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 3% ऑफ जीडीपी all but seems to be buried, which simply means there is a glide path in the upcoming years is likely to be gentle slow instead of a sharp year on year basis decline. तो पहला रीज़न तो ये है कि पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा है. इसकी वजह से भी गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि अभी आगे आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से शार्प करेक्शन तो नहीं किया जा सकता है फिजिकल डेफिसिट में कि इमीडिएटली हम 9.5 से 6.8 लेकर के फिर 3.8 तक ले आए. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट विल बी द स्लोपी मूवमेंट. इट मीन्स मे बी देर आर चांसेस कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 23 का बजट प्रेजेंट होने वाला है उसमें गवर्नमेंट 6.5% तक का टारगेट रखे फिजिकल डेफिसिट को लेकर के. तो धीरे धीरे गवर्नमेंट फिजिकल प्रूडेंस को मेंटेन करेगी, ऐसा
कहना है कई सारे एक्सपर्ट का। द नीति आयोग इज सेट टू हैव सजेस्टेड दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड नॉट रश टू अ लोअर फिस्कल डेफिसिट इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। क्यों? उसका सीधा रीज़न है, नीति आयोग ने कहा कि अगर आप इमीडिएटली फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को स्ट्रिक्ट करेंगे, यानी फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को स्ट्रिक्ट करना मतलब अपने एक्सपेंडिचर को स्ट्रिक्ट करना, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, और जैसे ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर पर भी। प्राइवेट सेक्टर और जो अदर इन्वेस्टर हैं वो ये अज्यूम करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, इट मीन्स देयर इज अनसर्टनिटी इन द मार्केट, तो उनका भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस होगा, और जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगी, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, एंड दैट मे नॉट लीड टू द डिमांड, और इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। दैट इज़ वाई नीति आयोग ने गवर्नमेंट को ये बोला है कि आगे आने वाले कुछ सालों में पैंडेमिक के इम्पैक्ट से उभरने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, जिसकी वजह से मोर और लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हो, और वो भी अपने जो सस्पेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है उनको रिज्यूम करे, एंड दैट मे हेल्प इन टू द इकोनॉमिक रिकवरी। ओनिंग टू दिस सजेशन गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर नॉट गोइंग टू द शार्प फिस्कल करेक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक रिकवरी इंप्रूव करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, और डेफिनेटली दैट में लीड्स टू डिमांड जनरेशन। इसके अलावा ओमिक्रॉन को लेकर भी बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है कि ओमिक्रॉन का जो नया कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है वो किस तरीके से मूव ऑन करेगा। कुछ का कहना है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, इसका इम्पैक्ट पहले वाले वेरिएंट के कंपैरिजन में नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है नहीं, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और दिस मे कॉज द इवन थर्ड वेव फॉर द पैंडेमिक एंड द मोस्ट डेडली वेव ऑफ द पैंडेमिक। तो इसमें कई सारे ओपिनियन हैं जिसको लेकर के अनसर्टनिटी बनी हुई है। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ का कहना है कि फिस्कल ब्रीदिंग स्पेस इज रिक्वायर फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल। इट मीन्स कि इस बात पर तो सभी इकोनॉमिक्स अप्रॉक्सीमेटली एग्री कर रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर मेंटेन करके रखना है, इंक्रीज करके रखना है, जिससे कि इकोनॉमिक रिकवरी बनी रहे। लेकिन दूसरे साइड ये भी कहना है कि जो रिवेन्यू टारगेट है, टैक्स रिवेन्यू टारगेट, उसको भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंजर्वेटिव फॉर्म में रखा है, लेकिन जो कलेक्शंस हैं वो पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में और बजटेड टारगेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाले हैं। तो जब फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखा है और कलेक्शन भी अच्छा होगा रिवेन्यू का, देन गवर्नमेंट कैन गो फॉर मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोर infrastructure related expenditure, and that may leads to generation of employment, economic recovery, and demand boost as well. And for the next year, center would be conservative with its expenditure target, that is over provisioning spending in some areas, allocation to booster shots of COVID-19 vaccine, health sector, welfare schemes for poor, food subsidy, and capital expenditures are going to be the focus area in terms of expenditure for upcoming बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो ये कहना है एक्सपर्ट्स का कि 23 का जो बजट है उसमें ये इन सारे एरियाज़ पर फोकस किया जा सकता है, और इसके अलावा जो अदर सेक्टर हैं वहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट कर सकती है इन ऑर्डर टू सिंपली मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट टारगेट। सो दिस इज द स्टार्क डिफरेंस प्री कोविड एंड नाउ फिस्कल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ये बजट एस्टिमेट, बी स्टैंड्स फॉर बजट एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18 और 19। This is the actual, this is the budget estimates for financial year 20, this is the actual, this is budget estimates for financial year 21, this is the actual fiscal deficit, and this is the budget estimates for financial year 22। actual कितना fiscal deficit रहा उसका डेटा अभी नहीं आया है, और अगर हम देखें पिछले 3 सालों के डेटा को तो हर बार जो टारगेट रखा गया है फिस्कल डेफिसिट का, गवर्नमेंट ने उस टारगेट को मिस किया है। एक्चुअल जो डेफिसिट आया है वो बजटेड एस्टिमेट से कई परसेंटेज ज़्यादा है। हालांकि 18-19 और को देखें तो वो थोड़ा सा इसमें कुछ परसेंटेज में ही डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन किया था, लेकिन 2021
में दोनों के ही केस में बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ब्रीच हुआ है और ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स भी कि इस साल का जो डेटा आएगा उसमें भी जो बजटेड एस्टिमेट्स है उससे ज़्यादा ही फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। मीटिंग फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स हिंज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये न्यूज़ भी फिस्कल डेफिसिट और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आफ्टर द सेंटर सॉट पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर द सेकेंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड for grants expected to hit the exchequer by 2.99 trillion. Doubts arose over the government's ability to meet the budget projection of reining its fiscal deficit at 6.8%. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को देखते हुए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस बार भी 6.8% का जो टारगेट रखा था फिस्कल डेफिसिट के लिए उसको ब्रीच करेगी। देयर विल बी द रिवाइज एस्टिमेट्स, आएंगे ही आएंगे। इस बार भी 6.8% का टारगेट गवर्नमेंट नहीं अचीव कर पाएगी। और रिसेंटली जो सेंटर ने पार्लियामेंट के अप्रूवल के सामने जो सेकेंड बैच ग्रांट की अप्रूवल के लिए जो रिपोर्ट रखी है, जो डिमांड रखी है, उसको देखते हुए ये तो क्लियर है कि भाई गवर्नमेंट इस बार इज़ नॉट गोइंग टू अचीव दिस टारगेट एज वेल, क्योंकि ये जो डिमांड है, एडिशनल डिमांड सेकेंड बैच ग्रांट की जो डिमांड है, ये 2.99 ट्रिलियन का बर्डन ये एक्सचेकर पर डालेगी। और इसके बाद ये कह पाना कि फिस्कल डेफिसिट विल बी एट 6.8 और बिलो 6.8% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्चुअली क्वेश्चन मार्क। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो 15.06 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है फॉर फिस्कल डेफिसिट, that is not going to be achieved for financial year 21 owing to the second demand for the grant that has been kept for approval by center government in parliament. Until now, many were of the opinion that government would succeed in checking the deficit at the much lower figure than what was given in the budget. लेकिन जो ये सेकेंड डिमांड आ गई है, सेकेंड बैच ऑफ डिमांड गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए रखा है, इसके बाद now everyone is actually doubting. The government had sought parliament approval to spend approximately 3.74 trillion extra, but 74,517.01 crore would be matched by the equal saving on other heads. तो अगर इसको बहुत इजी टर्म में समझे तो इतना पैसा गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ले रही है, इतना पैसा है 3.74 ट्रिलियन जो पैसा है वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट से एक्स्ट्रा ले रही है। और एक्स्ट्रा ले रही है तो डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही। जो एलोकेशन है, अगर वो आपका 100 रुपये है और आप उससे 130 रुपये खर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली 30 विल बी द डेफिसिट। और उसके लिए गवर्नमेंट को या तो लोन लेना पड़ेगा या पब्लिक से पैसा उठाना पड़ेगा। बट ओवरऑल जहाँ से भी सोर्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्स, बट येस दिस 30 रुपी विल बी द फिस्कल डेफिसिट। अगर 130 का खर्चा है तो गवर्नमेंट 30 रुपये कहाँ से लाएगी? लोन लेगी। लेकिन जहाँ से भी लाए, जो भी सोर्स हो, बट दिस विल बी द डेफिसिट, क्योंकि कलेक्शन जो पैसा है वो तो 100 रुपये ही है, तो 30 रुपये जो होगा वो फिस्कल डेफिसिट होगा गवर्नमेंट का। तो इसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि 3.74 ट्रिलियन का पैसा जो है वो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। और एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, इट मीन्स फिस्कल डेफिसिट। इन द फर्स्ट बैच गवर्नमेंट हैड रिसीव्ड पार्लियामेंट नोट फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 1.87 trillion and which included a net cash outgo of approximately 23,674 crore. Per se, government would spend approximately 3.23 trillion more than the budgeted estimates in financial year 23. जो एक्सपेंडिचर प्लान किया गया था कि ये रिवेन्यू होगा, इतना एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट 3.23 ट्रिलियन ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने जा रही है। एंड दिस हैज़ प्रॉम्प्टेड द एक्सपर्ट टू से दैट गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रीच द टारगेट ऑफ रीनिंग इट्स फिस्कल डेफिसिट। तो डेफिनेटली देयर विल बी द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर अपकमिंग ईयर।
हालांकि गवर्नमेंट ने पिछले 7 महीनों में, अगर पिछले 7 महीनों का देखा जाए डेटा, तो उसमें गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस शो किया। और उसी 7 महीने को डेटा को देखते हुए एक्सपर्ट कह रहे थे कि जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है उसको देखते हुए ऐसा अज्यूम किया जा रहा था कि यस, ये 6.8% का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट अचीव करेगी। इवन कई का तो ये भी कहना था कि जो फिस्कल डेफिसिट है इस बार वो 6.8% से बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा। लेकिन चूंकि अब सेकेंड डिमांड के लिए पार्लियामेंट में अप्रूवल डाल दिया है गवर्नमेंट ने, तो जिनका ये सब कहना था कि 7 महीनों को देखते हुए, उसके एक्सपेंडिचर को देखते हुए कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अचीव कर ले जाएगी, उन सब ने अब अपना ओपिनियन चेंज कर दिया है। उनका ये कहना है कि टू फंड 3.3 ट्रिलियन द गवर्नमेंट इज लाइकली टू गेट इट एनीवेयर बिटवीन 1.4 to 1.75 trillion extra from taxes after devolution to states and RBI dividend transfer over BE, according to the calculation by economists. And that is going to, and if this happens, definitely that is going to happen, where will the remaining 1.48 and 1.8 trillion come from? And if it comes from revenue sources, fiscal deficit projections would be met, else the extent of deviation would be determined by the quantum of shortfall. और डेफिनेटली रिवेन्यू उतना तो तेज़ी से बढ़ेगा नहीं कि गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने डिमांड करी है ये डिमांड रिवेन्यू से पूरी हो जाए। रिवेन्यू है डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अभी टैक्स रिवेन्यू की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि सबको पता है टैक्स रिवेन्यू एक पोटेंशियल तक ही बढ़ेगा। टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ नहीं हो सकता। इवन पैंडेमिक में तो उसकी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की एक्सपेक्टेशन नहीं करी जा सकती है। तो कहाँ से गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है? सिंपली डिसइन्वेस्टमेंट से। और इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने जो डिसइन्वेस्टमेंट की पेस है उसको बहुत इंक्रीज़ कर दिया है इन ऑर्डर टू जनरेट द रिवेन्यू। तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट जो कई कंपनीज का प्लान है अगर वो हो जाता है, इन दैट केस फिस्कल डेफिसिट जो का टारगेट है गवर्नमेंट शायद अचीव कर ले। लेकिन अगर नहीं होता है, इफ नॉट, then in that case the deviation would be determined by the quantum of shortfall. And as per the CARE chief economist, center was not going to meet its fiscal deficit projections, and this is the fiscal deficit in the first 7 months. Tax collection, revenue, non-tax, we can see, just you can have the glimpse of it, definitely do not need to remember it. This is the budgeted estimates and this is the actual percentage of or actual expenditure or actual collection or actual revenue generation for financial year 22 or 21. तो 7 महीनों का देख करके तो सबको लग रहा था कि हाँ शायद अचीव हो जाए, बट यस नाउ इट इज़ अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4, ग्लोबल ट्रेड मोमेंटम स्लोइंग down. So this year global trade rebound strongly despite several supply constraint, intermittent lockdowns and logistic disruption, जिसका हमने सीधे सीधे इम्पैक्ट इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर देखा था। कोविड के बाद भी इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, स्पेशली अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, सिग्निफिकेंटली बढ़ा था। कई बार तो इंडिया ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में भी आया था 1-2 बार। But yes, the recovery was uneven across the sector and the various reason. लेकिन जो भी रिकवरी हुई पैंडेमिक की फर्स्ट और सेकेंड वेव से वो अनइवन रही। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये इकोनॉमिक रिकवरी सभी सेक्टर में इक्वली स्प्रेड आउट हुई, ऐसा देखने को नहीं मिला। और जिस तरह से जनरस फिस्कल स्टिमुलस एंड इजी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रीज ने, डेवलप कंट्रीज ने अडॉप्ट करी, ऑल दीज पॉलिसी जेस्चर्स हेल्प्स टू बूस्ट द डिमांड फॉर द गुड्स, बट poorer countries that has lesser fiscal space suffered the consequences of higher commodity prices and freight taxes as India is facing। commodity और raw material के जो प्राइस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज़ हैं या हम कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट, यूएस इज स्टिल कंटिन्यू टू मेंटेन द हाई टैरिफ ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना that the Trump administration has imposed। तो उसको बाइडन ने चेंज नहीं किया है, बट दैट डिडेंट सीम्स टू हर्ट द चाइना मच। लेकिन उसका इम्पैक्ट चाइना पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और अभी ऐसा कहना कि जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो अभी रिसेंटली ख़त्म हो जाएगा, ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स
of steel and aluminium from European countries, from G7 countries, say has eased out. So G7 countries agreed on minimum 15% tax on multinational corporation in the country where they operate. तो एक जो मिनिमम ग्लोबल मिनिमम टैक्स की जो हमने कई बार डिस्कशन भी किया है न्यूज़ एनालिसिस में, उसको लेकर भी जो G7 कंट्रीज़ हैं एग्री हुए हैं। उसके बाद से अगर देखें तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैरिफ हैं, टैरिफ बैरियर्स हैं या हम कह सकते हैं जो टैरिफ हैं इम्पोर्ट्स पर, वो कुछ रिड्यूस करें हैं। किसके लिए? स्पेशली यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम के लिए। EU had ended last year with an investment agreement with China, but that made little headway as EU members countries are yet to ratify the agreement. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे और ट्रेड डील्स भी करी हैं साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ के साथ, इसके अलावा और कंट्रीज़ के साथ में भी, लेकिन अभी उनका रेटिफिकेशन बाकी है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने यह भी डिसाइड किया है कि वो कार्बन टैक्स इम्पोज करेगी जो भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली प्रोसेस यूज़ करके गुड्स का इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो कार्बन टैक्स भी इम्पोर्ट करेगी। तो इन सारे रीजंस की वजह से अगर हम EU को भी छोड़ दें तो यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यहाँ बेसिकली USA, EU और UK की बात हो रही है। इन सब के रीसेंट अप्रोच की वजह से और जो ट्रेड डील साइंस हुई उनको रेटिफाई ना करने की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड का मोमेंटम है एज पर द एक्सपर्ट वो अब डाउन हो चुका है, जो कि पैंडेमिक में भी एक अच्छी सिचुएशन में रहा, सेकेंड वेव में भी अच्छी सिचुएशन में रहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब वो जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे कम हो रहा है एज पर द एक्सपर्ट, यही इस न्यूज़ का कहना है। आफ्टर लिविंग द EU, UK had signed for free trade agreement with some countries and is trying to negotiate more free trade deals with some other countries, even including the India. बट उनका रेटिफिकेशन कब होगा, कब वो एक्चुअली इंप्लीमेंट होगी ऑन ग्राउंड, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, एंड दैट ऑल लीडिंग टू द लॉस मोमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन रिसेंट टाइम। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ के प्राइसेस ऑफ वाइट गुड्स राइज अगेन। और जैसा कि अभी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया कि कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं स्पेशली फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, रीज़न उसका US, UK और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पॉलिसी जेस्चर की वजह से, उसका इम्पैक्ट सीधे इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है। तीसरी बार जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर, और सीधा सीधा उसका रीज़न है राइजिंग कमोडिटी कॉस्ट। जिस तरह से रॉ मटेरियल्स की और कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ रही है उसको देखते हुए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर स्ट्रगलिंग सो मच and definitely they will pass this particular price rise to the eventual consumers. The latest hike is likely to be followed by another such more next month as per the industry player. और इससे पहले ऑलरेडी 12 से 13% का इंक्रीज देखने को मिल चुका है इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 21। और चूंकि कमोडिटी के प्राइस जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लाइक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ये कहना है कि 20%, हमने तो केवल 12 से 13% तक का प्राइस बढ़ाया है। अगर हम कमोडिटी के प्राइस देखें पिछले साल के कंपैरिजन में तो वो 20% बढ़ चुके हैं इस साल। सो डेफिनेटली देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाइट गुड्स। वाइट गुड्स इंक्लूड व्हाट? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइट गुड्स। वाइट गुड्स में कौन कौन से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं? तो उसी के ट्यून में जो 20% कमोडिटी प्राइस बढ़े उसी के ट्यून में नाउ मैन्युफैक्चरर्स आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल वंस अगेन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रोजर पेज वैल्यू जंप्स टू $7.5 billion, अप 7.5x in 15 months. So fintech unicorn, that is Razorpay, has raised $375 million in a Series F round of funding at $7.5 billion valuation, and that fundraising exercise making this fintech company India's second most valuable startup in this particular space of fintech company after Paytm. तो Paytm फर्स्ट पोजीशन पे है, देन Razorpay सेकेंड पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सो आफ्टर दिस सीरीज F round of funding, company's valuation has surged 7.5 times in 15 months and helping it to push Walmart-owned digital payments firm PhonePe to be third spot. So Paytm number 1, then followed by Razorpay, and then Walmart-owned digital payment firm that is PhonePe.
तो ये 3 फिनटेक कंपनीज हैं इंडिया में, ये हम कह सकते हैं स्टार्टअप्स हैं जो बेसिकली अभी अपना स्पेस बनाए हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Amazon में टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट CCI ऑर्डर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही पेक्यूलियर ऑर्डर दिया है। 2019 में जो डील हुई थी अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, जिसको लेकर के अमेजॉन जो है वो फ्यूचर को बहुत परेशान किए हुए, अभी रिसेंटली फ्यूचर ने, आप सभी को पता होगा अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, रिलायंस से एक डील करी थी जहाँ पर रिलायंस को अपने जो असेट्स थे, रिटेल असेट्स, वो बेच दिए थे। और उसी को लेकर के अमेजॉन इस पर्टिकुलर डील को लेकर जो फ्यूचर और रिलायंस के बीच में हुई, इसको एंटी कॉम्पिटिटिव बताते हुए अमेजॉन ने इंटरनेशनल कोर्ट तक में जाकर के शिकायत करी, केस को फाइल किया। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इंडिया की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स ने, कोर्ट्स ने और अथॉरिटीज़ ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी, बट फिलहाल अमेजॉन इस केस को इंटरनेशनल फोरम तक ले गया। इसके बाद CCI ने रिसेंटली जो 2019 में जो डील हुई थी उस अमेजॉन और फ्यूचर के बीच में, उस डील को ही कैंसिल कर दिया। ये डील ही बेस थी इस पर्टिकुलर केस का, जो कि अमेजॉन लड़ रहा था फ्यूचर के अगेंस्ट, जो रिलायंस और फ्यूचर की जो डील को लेकर के अमेजॉन केस लिटिगेशन कर रहा था, वो डील ही इस पर्टिकुलर पूरे केस का बेस थी। तो रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन और फ्यूचर की 2019 की उसी डील को कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। और ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के थ्रू दैट अमेजॉन मे टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द CCI सस्पेंशन ऑफ US e-commerce Jan 2019 deal with the future retail. The legal team of Amazon are planning to file an appeal in the NCLA, that is National Company Law Tribunal, Delhi High Court और other लेटर अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो इन सारे एवेन्यूज पर केस फाइल करने के लिए अमेजॉन इज प्लानिंग। CCI ने फ्राइडे को अमेजॉन की 2019 की डील को, फ्यूचर रिटेल के साथ जो डील हुई थी उसको सस्पेंड कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया फॉर इट्स डेलिबरेट डिजाइन टू सप्रेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप एंड पर्पस ऑफ द डील। बेसिस क्या लिया, वही जैसा कि हमने डिस्कस किया, CCI ने सीधा सीधा ये बोला कि आपने इस पर्टिकुलर डील की प्रॉपर डिजाइन को डिस्क्लोज नहीं किया, यू हैव सप्रेस द इंफॉर्मेशन। किस बात की इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया था अमेजॉन ने? अबाउट द स्कोप एंड द पर्पस ऑफ डील। द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर हैड इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹200 crore Amazon to be paid within 60 days of the receipt of this order। तो जिस डील को बेसिस बना करके अमेजॉन अभी तक रिलायंस और फ्यूचर के अगेंस्ट केस कर रहा था, उसी डील को ही कह सकते हैं कि सस्पेंड कर दिया, ऊपर से पेनल्टी भी लगा दी गई अमेजॉन के लिए। तो अगर CCI के वर्ड्स को सुना तो अमेजॉन और फ्यूचर डील वाज लाइक अ मैरिज वेयर द जन्म कुंडलीज ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स वर एक्सचेंज। द रिकॉर्ड क्लियरली शोज द बॉय टू बी a manglik a few years in the marriage. The other family says the information about the boy being manglik was not given verbally, so the marriage has to end as per the person known about the matter। फिलहाल के लिए Amazon is all ready to or all set to go for litigation against this order of CCI। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC valuation delay may push the IPO plan beyond financial year 22। तो गवर्नमेंट का जो सपना था कि इस फाइनेंशियल ईयर 22 तक LIC का IPO ले आया जाएगा, फिलहाल वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। द गवर्नमेंट इज अनलाइकली टू कम अप विद द IPO ऑफ LIC into this current financial year that is ending on March। Reason? The valuation of state-owned behemoth is taking much more time than anticipated। कितना वैल्यूएशन किया जाए, क्योंकि इट इज़ अ कॉरपोरेशन, LIC इज़ द कॉरपोरेशन। बहुत सारे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए गए इस IPO को लाने के लिए। अब जो स्ट्रगल हो रहा है वो वैल्यूएशन पर हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में ओवर वैल्यूएशन हो जाए या जल्दी जल्दी में अंडर वैल्यूएशन हो जाए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन खराब है। ओवर वैल्यूएशन होगा तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्लान किया है LIC के पब्लिक जाने के डिसीजन से। और अगर अंडर वैल्यूएशन होगा, देयर विल बी द loss to public exchequer। That is why proper valuation is required, and this valuation process is taking time, and as per the individual official that preparatory work is still far from the complete, and that is why valuation is taking more time
Apart from other, there are other some issues that needed to be addressed in this regard of valuation of LIC, and that is why it is highly anticipated कि जो LIC का IPO है वो फिलहाल इस financial year में नहीं आ पाएगा. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.